नमस्ते। हम पढ़ रहे थे राजनीति की किताब का अध्याय 1 समानता ऑन इक्वेलिटी। ये लेसन कंप्लीट हो चुका था। मुझे आपको क्वेश्चन आंसर कराने थे। तो आपके प्रश्न पाठ के बीच के जो प्रश्न वो हैं, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपयुक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। कांता की समानता के बारे में शंका के 3 कारण क्या है? कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। ये एक आर्थिक विषमता का सूचक है। दूसरा, उसे अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिलती, जबकि निगमित उद्यम में काम करने वाले लोगों को कई कई छुट्टियां मिलती है। तीसरा, उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराते हैं जिसमें उन्हें लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तो ये क्या है? समानता के बारे में शंका। और कांता के पास कौन कौन से कारण है कि उसे पता चलता है कि यहाँ तो समानता का पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इन 3 कारणों से उसको ये शंका है कि हमारे साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो उत्तर है, हमारे समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता कायम है। चाहे कितना ही कानून बना दिया हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से असमानता विद्यमान है। मतलब हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इसी आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठी ने असमानता का व्यवहार किया। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे का। ये पूरा ही लिखना है ना, ये कंप्लीट लिखना है, ठीक। प्रश्न नंबर 3, अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो नहीं, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर है, अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो हम निम्न तरह का अनुभव करते। क्या क्या अनुभव करते? ये डिब्बा है, ये सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पैदा होता, हमारा भी मन नहीं लगता, हम भी समाज की बुराइयां करते हैं। दूसरा, जातीय आधार पर भेदभाव को भी गलत मानते। तीसरा, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करते। चौथा, हमारे मन में कुंठा और गलानी उत्पन्न होती। ये आपको पूरा उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि अब आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? ये आपकी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है। हमारे देश में कई तरह की विविधता है। इन विविधताओं में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख है। इन विविधताओं के कारण देश के कई लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। कोई जाति के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर इस तरह से भेदभाव करता है। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता और शिक्षा का अभाव है। ये भेदभाव क्यों किया जाता है? लोगों की छोटी सोच और उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, इस कारण वो ये भेदभाव करते हैं। यदि हम अंसारी दंपति की जगह होते तो और हमें रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारे धर्म के कारण हमारे पास नहीं रहना चाहते हैं, तो हम निम्न गतिविधि को करते। तो हम क्या क्या काम करते? अपने पड़ोसी को समझाने का प्रयास करते, अपने मकान मालिक को उनके अनुकूल रहने का भरोसा दिलाते, मकान मालिक को बोलते जैसा आप व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार हम करेंगे। तीसरा, हम अपने अच्छे विचारों को उनके सामने रखते। प्रश्न नंबर 4, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? यदि हम अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर निम्न प्रकार से देते। प्रॉपर्टी डीलर को ये बतलाते कि हम अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन मिलने वाले रिश्तेदारों का नाम कैसे बदलेंगे। नाम बदलने के बाद अपने मजहब के पर्व, त्योहार, नमाज पढ़ना और रीति रिवाजों को कैसे छोड़ सकते हैं। नाम बदलने से हमेशा जो मन में डर बना रहेगा कि कहीं मकान मालिक और पड़ोसी को हमारे धर्म के बारे में पता न चल जाए। प्रश्न नंबर 5, क्या आपको आपके जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ, ये बताइए। तो भारत में कई आधारों पर लोगों की गरिमा को चोट पहुंचाई जाती है। दिल्ली जैसे शहर में पूर्वांचल से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आने वाले लोगों को बिहारी कहकर संबोधित किया जाता है। यह संबोधन व्यंग का प्रतीक है। यह शब्द बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों के लिए संबोधन नहीं किया जाता, बल्कि दिल्ली में भी किसी व्यक्ति को अपमानित करना होता है तो उसे बिहारी शब्द से संबोधित करके अपमानित करते हैं।
ऐसी स्थिति में मुझे ये महसूस होता है कि भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वे अपनी कमी को नहीं देखते बल्कि दूसरों की कमी को देखकर व्यंग्य करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि हम दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार में कार्यक्रम किस प्रकार की समानता की भावना बढ़ा सकता है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन में क्या होता है? स्कूल के द्वारा क्या होता है? दिन का जो भोजन होता है वो स्कूल के द्वारा दिया जाता है। और ये भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को इससे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए गए। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। 2001 में उच्चतम जो न्यायालय हाईकोर्ट जो है उसने सभी राज्य सरकार के जितने भी स्कूल हैं उनको बोला कि 6 माह के अंदर अंदर आपको भी ये शुरुआत करनी है। मध्याह्न भोजन के लाभ क्या होते हैं? दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरा, इस कार्यक्रम से के पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में सुधार आया। मतलब वो घर आ जाते थे तो वापस स्कूल नहीं जाते थे, तो ऐसा करने से स्कूल में ही खाना मिलने लगा, तो उसमें थोड़ा सुधार आया। तीसरा, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। और कुछ मम्मियाँ भी जो थी वो भी क्या करती थी, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो काम पे जाती थी, तो वहाँ से काम छोड़कर घर पे आके बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था। लेकिन अब ये भी नहीं हुआ क्योंकि स्कूल में भोजन मिलने लगा, तो मम्मियाँ भी लगातार वहीं पे काम करती रहती है। अपने क्षेत्र में प्रश्न नंबर 7, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? ये किसके लाभ के लिए बनाई गई है? हमारे क्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। बिहार राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए और साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली में लाडली योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए कुछ रकम दी जाती है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लड़कियों के लिए योजना लागू की है। इन राज्यों के अतिरिक्त भी कई राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई है। ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक के बीच के प्रश्न। अब पढ़ेंगे हम अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। जो भी 18 वर्ष का व्यक्ति है उन सभी को वोट देने का अधिकार है, तो यही अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यह भारत के सभी नागरिक को प्राप्त है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी नागरिकों को प्राप्त है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष चाहे आर्थिक स्तर पर जाति कुछ भी हो क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ये मैंने आपको बोला ही है कि चाहे उसकी किसी भी जाति का हो उसको वोट देने का अधिकार है। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संग भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। देखो, अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में असमानता को दूर करने का तरीका बताया गया है। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये आपको मैंने पाठ पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। ये असमानता को दूर करने का तरीके लिखे हुए हैं अनुच्छेद 15 में। दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान था।
ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के उच्च वर्ग समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। तो दोनों में एक जैसी समानता होगी, दोनों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया गया था। दोनों बातें एक ही हो गई एक तरीके से, उसके साथ जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर। प्रश्न नंबर 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। इससे तात्पर्य है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह का दंड देने का प्रावधान है। दूसरा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे सामान्य व्यक्ति, जो कानून में लिखा हुआ है दोनों के लिए समान है। अगर राष्ट्रपति गलती करेगा तो उसे भी वो सामान्य नागरिक के समान ही दंड मिलेगा। दूसरा, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में ये संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। तो किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। ये कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। तो सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। आप सीढ़ियों में से जाना उनको कठिनाई हो रही है। चित्र को देखिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए, उसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा क्योंकि भवन में ढलान नहीं है, बना हुआ नहीं है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, उसे सीढ़ी से उठाकर ले जाने के लिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। उसको बुरा लगता है कि देखो मैं ऐसा हूँ इसलिए मुझे ऐसा ले जाया जा रहा है। वह अपने को अक्षम मानने लगता है, जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर होगा। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने में दुर्घटना हो सकती है, जिससे उसे शारीरिक चोट पहुँच सकती है। तो आपको ये तीनों कारण लिखने हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। धन्यवाद।